Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to discuss that how to manage theory, MCQ and practical problems यानी कि न्यूमेरिकल्स। तो इधर हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या करना है हम लोग को बेसिकली मैनेज करते वक्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, ओके। तो हम लोग का कैसे होता है कि एग्ज़ाम रहने दो या फिर स्टडी मटेरियल रहने दो, हमारे पास कैसे होता है एवरी सब्जेक्ट में थोड़ा एमसीक्यू रहता है, थोड़ा थियरी रहता है और प्रैक्टिकल सम्स रहता है। अभी अगर हम लोग ने देखा कि अगर थियरी सब्जेक्ट है तो फुल थियरी और एमसीक्यू रहता है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीएमए फाइनल में पेपर नंबर 17, उसके बाद कॉस्टिंग का जो पेपर रहता है वो कैसा है, वो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है, एमसीक्यू तो दोनों पेपर में होता है, वो थियरी रहने दो या फिर प्रैक्टिकल रहने दो, तो दोनों जगह पे एमसीक्यू होता ही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी, थियरी कम होगी। और अगर थियरी सब्जेक्ट है तो फुल थियरी होता है और एमसीक्यू होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को थियरी से बहुत प्रॉब्लम होता है, जो मुझे भी होता था। क्योंकि क्या होता है, हम लोग को रीड करने के बाद समझता तो है, सब कुछ होता है, याद सिर्फ 1-2 दिन में रहता है। मतलब अगर आज हम लोग ने रीड किया तो नेक्स्ट 1-2 दिन तक ही वो याद रहता है। अगर हम लोग ने रिवाइज़ नहीं किया, टाइम टू टाइम रिवाइज़ नहीं किया, तो वही प्रॉब्लम होता है। तो रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें टाइम बहुत चला जाता है। सो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि थियरी हम लोग को कब करना है, प्रैक्टिकल कब करना है, एमसीक्यू कब करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम देखेंगे कि जो डे का जो टाइम रहता है उसमें हम लोग को जो पार्ट जिधर करना है वो हम लोग देखेंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग ने भी फील किया रहेगा कि मॉर्निंग में हम लोग का जो भी माइंड रहता है वो फ्रेश रहता है। तो फ्रेश होने की वजह से जितना हम लोग थियरी पढ़ेंगे वो अच्छे से याद होता है। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है तो उसमें आप लोग को थियरी करना चाहिए, चाहे तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। मॉर्निंग में जब थियरी करते हैं वो अच्छा हम लोग को याद रहता है। क्योंकि है ना, जैसे जैसे डे आगे चला जाता है ना, हम लोग का जो काम, बाकी का जो काम रहता है उसकी वजह से हम लोग का माइंड थोड़ा उसका पावर कम होता जाता है। जब भी मॉर्निंग में हम लोग बैठते हैं तो हम लोग का बैटरी फुल चार्ज होता है। तो चार्ज होने की वजह से क्या होता है, जो भी हम लोग रीड करते हैं वो अच्छे से माइंड में सेट होता है। लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून या फिर इवनिंग होता जाता है तो हम लोग का माइंड का पावर कम होता है। तो इसीलिए जितना हम लोग मॉर्निंग में थियरी करेंगे उतना बेटर होता है। उसके बाद जितना आप लोग थियरी करोगे, बाद में अगर बोर होने लगा तो आप लोग साइड में रख के कुछ अदर एक्टिविटी करके थोड़ा माइंड को और फ्रेश करके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स आफ्टरनून के टाइम, आफ्टरनून टू इवनिंग, ऐसे हम लोग अपने अपने हिसाब से मैनेज करके कर सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग पूरा डे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स का कैसे होता है कि एक बार हम लोग को अच्छे से आने लगा ना तो हम लोग के दिमाग में वो फिट हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में बहुत टाइम लगता है, तो क्योंकि वो समझना पड़ता है, बाद में हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस होना चाहिए। समझा फिर भी हम लोग को सॉल्व करेंगे तभी हम लोग उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं। तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक अगर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा। क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल कोर्स है। मतलब ज़्यादा अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा तो प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट है, मतलब न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट, वो ज़्यादा है। इसीलिए न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उसके बाद कभी भी क्या करना है, एमसीक्यू हमेशा नाइट में रखना है, ओके। नाइट में यानी कि डिनर के बाद। क्योंकि क्या होता है, डिनर के बाद हम लोग को ऐसे नींद आने लगता है। तो वो टाइम पे क्या होता है, अगर हम लोग थियरी लेके बैठेंगे तो 1-2 लाइन पढ़ते ही सो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स लेके बैठेंगे तो क्या होता है, हम लोग का माइंड का पावर तो पूरा कम होता है, हम लोग थक जाते हैं। पूरा एंड मतलब नाइट तक हम लोग थक जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग चाहिए तो ट्राई करके देखो। अगर वो जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं वो टफ़ है तो हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट में कभी भी एमसीक्यू रखने का, इससे क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी होता है। वो जो नाइट का टाइम है वो भी यूज़ होता है। अगर हम लोग नाइट में थियरी लेके बैठेंगे या फिर न्यूमेरिकल लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हाफ करेंगे, छोड़ देंगे, बोर हो रहा है, रख देंगे। तो वो सारा टाइम है ना वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग ने उल्टा सुल्टा किया, यानी कि मॉर्निंग में एमसीक्यू किया और बाद में थियरी किया, तो क्या होता है ना कि मॉर्निंग में जो हम लोग का माइंड अच्छा सेट होता है, मतलब पावर हम लोग का माइंड का पूरा रहता है, वो टाइम पे एमसीक्यू किया
तो उतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि MCQ तो हम लोग नाइट में भी कर सकते हैं। कुछ भी करके MCQ तो एटलीस्ट रेडी हो जाएगा अगर नाइट में करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये मतलब कभी भी मैं जो सारे वीडियोस बना रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैंने बनाया है। टाइम मैं ऐसे ही करती थी, मॉर्निंग में थियरी किया था, बाद में न्यूमेरिकल्स करना है तो आफ्टरनून से इवनिंग के टाइम पे न्यूमेरिकल्स, और बीच में अगर मूड हो गया तो थियरी करने का थोड़ा। उसके बाद MCQ नाइट में ही किया था, कभी भी MCQ नाइट में ही किया था सारे सब्जेक्ट का। तो ये टाइमिंग मैंने फॉलो किए थे। नेक्स्ट है थियरी। ओके, अभी थियरी करते समय बहुत सारे लोगों को वही प्रॉब्लम आता है कि रीड तो किया है, समझ में आया है, याद कुछ नहीं रहता है। सो इसीलिए क्या करना चाहिए, ओके, हमारे एक एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम तक ऑन एन एवरेज 4 to 5 कम से कम हम लोग पकड़ रहे हैं रिज़ल्ट, वो सब पकड़ के 4 to 5 मंथ्स का टाइम रहता है अगर हम लोग एक एक ग्रुप दे रहे हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग का जून में एग्ज़ाम हो गया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो दिसंबर में होता है। तो वो केस में क्या होता है, हमारे पास ऑन एन एवरेज 5 मंथ्स का टाइम रहता है। तो उसमें क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग ने पूरा थियरी मतलब जो भी आंसर वो पूरा की पूरा बाय हार्ट किया या फिर अच्छे से रीड किया 2-3 बार 4-5 बार, तो उसमें क्या होता है ना कि वो टाइम पे याद होता है, लेकिन 5 महीने के बाद जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता है तो भी कुछ नहीं याद रहता है। तो करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, पूरा आंसर एक ही बार में रीड नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, मीनिंग, कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मीनिंग तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो मीनिंग अच्छे से हम लोग को समझ के लेना है। बाय हार्ट तो एक्चुअली कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम लोग को समझ में आना चाहिए क्या किया, क्योंकि जो भी बाय हार्ट करते हैं वो बाद में भूल जाते हैं, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सो बेटर ये है कि समझ के करो। सो मीनिंग हम लोग को समझ के करना है। और पॉइंट्स हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें पॉइंट्स में आंसर दिया रहता है। ओके, तो वो जो पॉइंट्स वाले आंसर होते हैं ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रेडी करके रखना चाहिए। मीनिंग कभी भी बाय हार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग बाय हार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स हम लोग समझ के तो लेंगे लेकिन बाद में वो याद नहीं रहते। सो बेटर ये है कि मीनिंग समझ के लो अच्छे से, और जो पॉइंट्स रहता है वो बाय हार्ट करके रखो, और बीच बीच में रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि एटलीस्ट 5 मंथ्स के बाद देखोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा। सो मीनिंग करना है और पॉइंट्स बीच बीच में रिवाइज़ करो। पॉइंट्स रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, सो बेटर वही होता है। नेक्स्ट है सेल्फ नोट्स इन शॉर्ट। कभी भी आपने देखा होगा कि बुक में ना आंसर ऐसे पैराग्राफ में दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में देखने के बाद वो तो बोर लगता है, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ है, वो सब हम लोग का थिंकिंग होता ही है, हर एक स्टूडेंट का होता ही है। सो सेल्फ नोट्स इन ए शॉर्ट, मतलब उसमें से हम लोग को कितना समझ में आया उसका हम लोग को शॉर्ट में सेल्फ नोट्स बनाना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे वो पूरा पैराग्राफ तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। तो जितना हम लोग के पास शॉर्ट नोट्स रहेगा, हमारे खुद के रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो हम लोग ने खुद नहीं लिखा रहता है। सो जितना हम लोग को पॉसिबल है उतना सेल्फ नोट्स इन शॉर्ट ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो बुक में दिया है वैसे ही हम लोग ने लिखा तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, शॉर्ट में होना चाहिए। हाईलाइट द कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है हाईलाइट द कीवर्ड्स। तो जो भी आंसर में कीवर्ड्स रहता है वो हाईलाइट करना चाहिए, ताकि वो कीवर्ड्स हम लोग को याद है तो उसके हेल्प से हम लोग कुछ ना कुछ लिख सकेंगे। तो हम लोग को हाईलाइटर या फिर कुछ भी अदर कलर का पेन ऐसा कुछ भी यूज़ करके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो आंसर में कीवर्ड्स है वो हम लोग को हाईलाइट करके लेना चाहिए। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स थियरी करते समय ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही मतलब अगर हम लोग ने एक ग्रुप स्टडी करने के लिए चालू किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग का फाइनल का ग्रुप 4 हम लोग ने चालू किया या फिर इंटर का जो भी है, तो वो टाइम पे अगर थियरी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा बहुत करके रखना चाहते हो तो मीनिंग करो और पॉइंट्स करो, ओनली पॉइंट्स के बीच में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं किया स्टार्टिंग में तो भी चलेगा, वो लास्ट में यानी कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले किया ना, जो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है वो रीड किया तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, पूरा वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इधर हम लोग का थियरी का डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट है एमसीक्यू हम लोग को स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू पीडीएफ, जो भी पास्ट पेपर्स रहता है वो प्रैक्टिस पेपर्स, उन सब में बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग को मिलेगा। तो एमसीक्यू हम लोग को वो सारे करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मार्क्स जो रहता है वो एमसीक्यू ही कवर करता है, तो हम लोग को उसका बहुत बेनिफिट मिलता है।
हम लोग को लगता है कि एमसीक्यू का ऑप्शन तो रहेगा, तो हम लोग नहीं करेंगे तो भी ऑप्शन देके हम लोग को आंसर समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी आंसर है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। सो इट इज़ बेटर टू स्टडी हार्ड इन केस ऑफ एमसीक्यू ऑल्सो। सो उसके बाद ट्राई टू रिमेंबर विदाउट ऑप्शन। ओके, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को यही आदत होता है कि सेंटेंस रीड करने का है, बाद में ऑप्शन दे के उसमें वो लोग चूज़ करते रहते हैं कि हाँ बाबा ये आंसर होगा। तो अगर आपको परफेक्ट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है तो बेस्ट हम लोग को क्या करना है, वो सेंटेंस समझ के लेना है स्टार्टिंग में, और उसका जो भी आंसर है वो समझ के याद रखना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग वही एमसीक्यू रीड कर रहे हैं तो हम लोग को विदाउट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन देखे बिना हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ट्राई टू रिमेंबर द आंसर विदाउट ऑप्शन, मतलब एक एमसीक्यू पढ़ा फर्स्ट टाइम तो आंसर देखना ही पड़ता है हम लोग को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम वही एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो हम लोग को खुद से समझ में आना चाहिए उसका आंसर क्या है। अगर ऑप्शन नहीं देखा तो भी हम लोग को याद होना चाहिए कि आंसर क्या है। इससे क्या होता है ना कि कितना भी कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आने दो या फिर नया एमसीक्यू आने दो, हम लोग को वो आदत हो जाता है कि सेंटेंस रीड करो, बाद में ऑप्शन के बारे में थिंकिंग करो और आंसर दो। और अगर हम लोग का रीड किया हुआ एमसीक्यू आया है तो हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं वो एमसीक्यू के बारे में। ओके, तो एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन हो गया है। अभी नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट है ना वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारा वेटेज है ना प्रैक्टिकल सम्स को होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें क्या है, 4 to 5 टाइम्स रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। जो भी हम लोग कर रहे हैं स्टडी न्यूमेरिकल्स का, उसका ओवरऑल एक सम का 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। ये जो स्ट्रेटेजी में बोल रही हूँ वो सारे पॉइंट्स मैंने खुद ने फॉलो किए थे इंटर फाइनल जो भी है उसमें। तो मैंने भी वैसे ही किया था, 4 to 5 टाइम्स रिवीजन मेरा होता ही था एक सम का। और उसमें क्या होता है, मैं क्या करती थी, मार्किंग ऑन इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चन। ओके, जो इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चन होता है उसके ऊपर मेरा मार्किंग होता था। मैं अभी आपको शो करूँगी कि मैं कैसे करती थी। सी ये ना CMA फाइनल पेपर नंबर 17 का CFR का जो बुक है ना हम लोग का, वो है, उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का टॉपिक है। वो आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो CMA इंटर फाइनल दोनों के लिए है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के लिए बुक दिखा रही हूँ। मेरे CMA इंटर के सारे बुक्स में भी ऐसे ही मार्क्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती थी, जब भी स्टार्टिंग में हम लोग बुक कर लेते हैं तो वो टाइम पे अगर एक आधा टॉपिक हम लोग ने चालू किया तो उसमें फ़र्स्ट टाइम जब मैंने सॉल्व किया तो मैं उसमें सी अभी विजिबल है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा दिख रहा होगा, इधर पेंसिल का मार्क है। ओके, तो मैं क्या करती थी, पेंसिल से मार्क करती थी। इसका मतलब मेरा फ़र्स्ट टाइम इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर हो गया। वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, वो टॉपिक मैंने सॉल्व किया। सो पेंसिल का मार्क यानी कि फ़र्स्ट टाइम का लर्निंग प्रोसेस हम लोग का हो गया। क्योंकि मैंने CMA इंटर फाइनल जो 4th ग्रुप है, इंटर का पूरा और फाइनल का 4th ग्रुप सेल्फ स्टडी से किया था। तो मुझे वो याद रहने के लिए मैं क्या करती थी, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो पेंसिल से मार्क करने का, ताकि हम लोग को याद हो जाए कि हाँ हम लोग ने ये क्वेश्चन किया था। ओके, तो फर्स्ट टाइम करते समय क्या है ना, मैंने पेंसिल से मार्क किया था। ओके, एक टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम मतलब वही क्वेश्चन सेकेंड रिविजन में करती थी। एक टाइम मैंने लर्निंग किया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद करते समय फर्स्ट टाइम किया तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने सॉल्व किया। क्योंकि ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वो पहले हो चुका था TY BCom में, तो जितना पॉसिबल था उतना मैंने किया। जितना नहीं समझ में आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा आंसर देख के वो समझ के लिया कि क्या किया है। तो फर्स्ट टाइम लर्निंग हो गया, पेंसिल वाला टिक। सेकेंड टाइम मुझे समझा था कि वो क्वेश्चन में क्या करना है, तो मैंने विदाउट चेकिंग आंसर खुद से किया। इधर सी साइड में है, एक्चुअली वो ब्लू पेन का टिक होना चाहिए ताकि हम लोग को ना आइडेंटिफाई होता है। आप लोग ये ट्राई करके देखो, फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो पेंसिल से करो, सेकेंड टाइम सॉल्व करोगे ना तो ब्लू पेन से करो, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन से सम्स हम लोग ने कितना रिविज़न किया है। उसके बाद थर्ड रिवीजन मेरा होता था एग्ज़ाम के अराउंड 1-2 महीने पहले, तो उसका मैं ब्लैक टिक करती थी। ठीक है, तो मेरा वो रिवीजन है हो गया है, इतना मुझे समझ में आता था। उसके बाद एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक यानी कि एक 10 to 15 डेज़ पहले मेरा फाइनल रिवीजन होता था, तो वो मैं उसको रेड टिक करती थी क्योंकि वो फाइनल रिवीजन होता था। सो ऐसे करके मेरा 1 2 3
4 टाइम्स तो मेरा रिवीजन एग्ज़ाम के पहले होता था। उसके बाद एग्ज़ाम के पहले दिन तो हम लोग करते ही है ना सॉल्व, जो भी सम्स रहता है वो हम लोग एटलीस्ट एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो हो गया मेरा 5th रिवीजन। तो लर्निंग प्रोसेस से लेके एग्ज़ाम तक मेरा टोटल 5 टाइम एक सम हम लोग का प्रैक्टिस हो जाता था। ठीक है, तो इधर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टाइम्स मैं करती थी। और है ना, इसमें कैसा है ना, बहुत सारे सम रहता है हमारे बुक में। तो स्टार्टिंग में इजी सम्स रहता है, अभी टॉपिक कैसा है उसके ऊपर होता है। तो स्टार्टिंग में इजी सम्स होता है, बाद में डिफ़िकल्ट होने लगता है। तो जो सम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम लर्न करने के बाद भी सेकेंड टाइम भी मिस्टेक हो रहा है, थर्ड टाइम भी मिस्टेक हो रहा है, तो वो सम को आप लोग ऐसे मार्क करके रख सकते हो। यानी कि इम्पॉर्टेंट अगर किया है तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ हम लोग को हार्ड लग रहा है। अगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा है हम लोग ने, तो उसमें ना बहुत सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग पैनिक नहीं होते। अगर हम लोग ने सारे क्वेश्चन पे सिर्फ इतने ही मार्क किए या फिर कुछ भी मार्क नहीं किया, तो हम लोग को बाद में समझ में नहीं आता है कि इसमें से कितना सॉल्व किया था, कितना नहीं किया था, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी याद नहीं रहता। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले दिन, मतलब अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो उसमें कैसा है, इवनिंग का टाइम जो पेपर दिया है उसके बाद का इवनिंग का टाइम और नेक्स्ट डे, इतना ही टाइम हमारे पास रहता है। अगर दोनों ग्रुप साथ में दे रहे तो बहुत ही कम टाइम रहता है। तो वो टाइम पे क्या होता है ना, हम लोग पैनिक होते हैं कि अरे टाइम बहुत कम है, हम लोग को बहुत सारा करना है, बहुत सारा करना है। ये फील हो जाएगा, सबको फील होता ही है ये एग्ज़ाम के पहले। तो वो टाइम पे ऐसी चीज़ ना हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सम्स है, वो हम लोग को एटलीस्ट एक बार सॉल्व करना ही पड़ता है एग्ज़ाम के पहले दिन। नहीं किया तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता ही है। हम लोग को वो ईजी तो लगता है देखने में, लेकिन सॉल्व करते समय नहीं होता। तो इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, उसको ऐसे मार्क करके रखना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले दिन हम लोग को वो हाईलाइट हो जाए कि हाँ भाई हम लोग को ये करना है। तो इसीलिए ऐसे मार्क मैं करती थी, ये मेरा आदत ही है। सारे बुक्स में ऐसे ही दिखेगा, जो मुझे नॉर्मल लगता था क्वेश्चन, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ भी मार्क मैं नहीं करती थी। सिंपली ये जो टिक वाला मार्क है उतना ही रहता था। लेकिन जो हार्ड सम है उस पर इम्पोर्टेंट या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मार्क मैं करती थी। ओके, तो यही मैं इधर बताना चाहती हूँ कि मेरा जैसा मैंने टिक वाइज 4 टाइम्स किया, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए 1, यानी कि 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होता था मेरा। तो उसके बाद मार्किंग भी किया था मैंने इम्पोर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चन को। ठीक है, अभी ये हो गया न्यूमेरिकल्स का कि कैसे करना चाहिए। उसके बाद हाँ, और एक बात न्यूमेरिकल्स के बारे में, हम लोग ने फ़र्स्ट टाइम लर्निंग करते वक्त आंसर देख के किया तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ जो भी 4 टाइम, 5th टाइम जो भी फाइनल रिविजन्स रहता है, वो टाइम पे आंसर देख के कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे बुक आगे रखना है, उसके ऊपर जो आंसर रहता है उसके ऊपर नोटबुक रख के सॉल्व करना है। यानी कि आंसर हम लोग को ज़रा भी ना दिखे, ठीक है, ओनली क्वेश्चन देख के सॉल्व करना चाहिए। आंसर देख के सॉल्व करोगे तो हिंट मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग को सॉल्व करते समय इजी लगेगा। एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी नहीं समझेगा। कि जितना आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे, जितना खुद से समझ के करोगे, उतना ज़्यादा बेटर है। ओके, जितना देख के आंसर देख के करोगे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम सॉल्व करते समय हम लोग को वो नहीं स्टेप्स नहीं याद रहते। तो जितना आप लोग खुद से करोगे, देखे बिना करोगे, खुद से करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इधर हम लोग का न्यूमेरिकल्स का भी हो गया है। अभी नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। while starting the study first time, that is CMA इंटर और फाइनल, you should start with a practical subject। ये मेरा एक्सपीरियंस है पहले से, जो इंटर फाइनल जो भी सेल्फ स्टडी से किया है, उसमें मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में कभी भी थियरी सब्जेक्ट नहीं लेती थी, क्योंकि है ना 4 to 5 मंथ्स का टाइम रहता है स्टडी स्टार्ट करने से लेके जो भी हम लोग का एग्ज़ाम है उधर तक। तो उसमें क्या होता है ना, अगर थियरी स्टार्टिंग में करोगे तो फाइनल जो भी 5th मंथ है एग्ज़ाम के पहले, उधर तक कुछ भी याद नहीं रहता है। सो इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस द सम्स। ओके, इसीलिए अगर CMA इंटर में हो, फाइनल में हो आप, और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग बुक्स सारे स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो टाइम पे ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जनरली स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होगा उतना आप लोग परफेक्ट हो जाओगे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, डोंट स्टार्ट स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ अ बुक।
अभी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर थियरी में तो फुल थियरी रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट रहता है उसमें कभी भी फर्स्ट पेज से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग ने अगर अच्छे से चेक किया रहेगा सारे बुक्स, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी स्टार्टिंग में थियरी ही होता है। अराउंड 7 to 8 पेज का फुल थियरी दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को थियरी समझेगा तो ही हम लोग बाद में प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो थियरी हम लोग को एटलीस्ट रीड करना चाहिए, उसको बाय हार्ट नहीं करना है या फिर ज़्यादा हम लोग को रीड नहीं करना है, सिर्फ समझना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। ओके, तो डोंट स्टार्ट स्टडी विद द फर्स्ट पेज, यानी कि फर्स्ट पेज का थियरी ही सिर्फ करते बैठोगे, उसमें ही 10-12 दिन चले जाएंगे तो यूज़लेस है वो, क्योंकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो। ओके, तो कैसे होता है ना कि फर्स्ट स्टार्टिंग में जो दिया जाता है वो बहुत ही बेसिक थियरी दिया जाता है, तो वो बेसिक थियरी तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू में हम लोग गए तो हम लोग को जो रिसेंट कोर्स है हम लोग का, यानी कि अभी हम लोग CMA कर रहे हैं, तो CMA के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, CMA रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाएगा। जो स्टार्टिंग का मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का, सेकंड स्टैंडर्ड का बेसिक वाला कुछ पूछा जाएगा क्या? वही लॉजिक है इधर भी। बुक में जो भी एंडिंग वाले चैप्टर या फिर मिडल वाले चैप्टर होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। स्टार्टिंग में तो थियरी दिया रहता है, बेसिक दिया रहता है, तो एग्ज़ाम में तो बेसिक नहीं पूछते, हम लोग को पता है। सो इसीलिए स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज से स्टडी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट है स्टडी थियरी सब्जेक्ट बिफोर 2 months ऑफ द एग्ज़ाम। ओके, मैंने वही बोला था कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से करके रखना चाहिए, बाद में थियरी के ऊपर जाना चाहिए। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से होने के बाद जो एग्ज़ाम के लिए 2.5 months या फिर 2 months ऐसा टाइम जब बचता है, वो टाइम पे अगर थियरी सब्जेक्ट आप लोग ने चालू किया करने के लिए तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है स्टडी का। तो वो प्रेशर में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा टाइम स्टडी करते बैठते हैं। स्टार्टिंग में अगर थियरी लेके बैठोगे ना, थोड़ा पढ़ोगे तो भी लगेगा ओ बाप रे मैंने बहुत स्टडी किया, हम लोग ऐसा बोल के रखते हैं बुक। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा स्टडी होता नहीं है। स्टार्टिंग में थियरी करने से बाद में याद रहता नहीं है, तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल करते तो हम लोग को इंटरेस्ट आते रहता है, तो हम लोग वो इंटरेस्ट की वजह से ज़्यादा सम करते रहते हैं स्टार्टिंग में। तो वही बेटर है कि थियरी हम लोग लास्ट में रखें। 2.5 months या फिर 2 months एग्ज़ाम के पहले जो रहता है वो टाइम पे हम लोग थियरी सब्जेक्ट स्टार्ट किए तो भी थियरी सब्जेक्ट अच्छे से कवर होता है। अभी नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम यू शुड डू MCQ देन न्यूमेरिकल्स एंड देन थियरी। ओके, ये मेरा आदत है एक्चुअली, आप लोग को जैसा सूटेबल होगा वैसे आप लोग कर सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज मेरा एक पेपर हो गया, हम लोग का पेपर का टाइम फाइनल का रहता है 2 to 5, मोस्टली वही रहता है। इंटर फाइनल का सेम ही रहता था जब ऑफलाइन एग्ज़ाम था, तो हम लोग पकड़ेंगे 2 to 5 एग्ज़ाम है, तो घर आने के बाद 7 o'clock तो हो जाता है। हम लोग अगर 7:30 तक स्टडी करने के लिए बैठेंगे, 7 और 7:30 तक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती थी, MCQ जो भी मैंने अभी तक किया है, मतलब स्टडी मटेरियल वाला या फिर PDF वाला, वो सब एक बार अच्छे से फटाफट देख लेती थी, ताकि क्या होता था कि MCQ का मार्क्स है ना वो सिक्योर हो जाता था। मोस्टली मैं वो टाइम पे यानी कि 7 और 7:30 को जो भी स्टडी करने के लिए बैठती थी, वो टाइम पे जो स्टडी मटेरियल वाला MCQ है वो ज़्यादातर करती थी, और जो PDF वाला MCQ रहता है वो ट्रैवलिंग में करती थी। यानी कि मेरा तो सेंटर वो मुंबई में था, तो ट्रेन से मैं आती जाती थी, वो टाइम पे ट्रेन में वो रीड करती थी, क्योंकि हम लोग का वो टाइम यूज़ होता था। तो MCQ जो स्टडी मटेरियल वाला है वो मैं वो टाइम पे करती थी। एग्ज़ाम के आने के बाद, घर पे आने के बाद जो 7 और 7:30 इवनिंग में हम लोग का टाइम रहता है, वो उसमें स्टार्टिंग में स्टडी मटेरियल का MCQ पूरा अच्छे से करती थी। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करती थी, क्योंकि वो टाइम है ना नाइट का टाइम रहता है, तो हम लोग है ना एक्चुअल पेपर दे के आते हैं तो फिर हम लोग थोड़ा थक जाते हैं, तो वो टाइम पे अगर थियरी लेके बैठेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं पहले ना MCQ का मार्क्स मेरा सिक्योर करती थी, क्योंकि MCQ में बहुत सारा हम लोग का वेटेज रहता है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, जो भी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें हम लोग के पास चॉइस रहता है कि थियरी करना है कि न्यूमेरिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा तो भी एग्ज़ाम में थियरी पूछा ही जाता है। तो मैं क्या करती थी, प्रैक्टिकल सम्स जो रहता है न्यूमेरिकल्स वो पहले करती थी, उसके बाद वो नाइट पे उतना ही करती थी MCQ एंड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने तो सारे जो भी एग्ज़ाम है वो एक ग्रुप दिया था, इसीलिए मेरे पास उतना टाइम रहता था। 2 ग्रुप वालों का उनको तो बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, तो मैं अभी इधर एक ग्रुप के लिए कैसा प्लानिंग होना चाहिए वो बता रही हूँ।
तो फर्स्ट जो भी एग्ज़ाम देने के बाद जो नाइट रहता है, मतलब हम लोग एग्ज़ाम से आते हैं और जो नेक्स्ट पेपर होता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 21 अगस्त है, उसको एक एग्ज़ाम दिया। अभी 22 अगस्त को कुछ नहीं है, 23 अगस्त को अगर एग्ज़ाम है, तो वैसे हम लोग बात कर रहे हैं। सो 21 अगस्त को एग्ज़ाम देने के बाद इवनिंग के टाइम पे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स में करती थी। उसके बाद 22 अगस्त को हम लोग को लीव रहता है, छुट्टी रहता है। उसके बाद 23 अगस्त को एग्ज़ाम रहता है, ओके, 1 डे छोड़ के। तो उसमें कैसा है, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मैं थोड़ा थियरी करती थी क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद आफ्टरनून में न्यूमेरिकल्स का अच्छा प्रैक्टिस करती थी, जो भी पास्ट पेपर्स है वो सब कंप्लीट करके बाद में लास्ट में थियरी का पार्ट देखती थी, ओके। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम के दिन का जो मॉर्निंग का टाइम रहता है उसमें थियरी करती थी। तो इससे क्या होता था, एमसीक्यू भी अच्छे से कवर होता था, न्यूमेरिकल्स भी होता था, थियरी भी होता था। इससे हम लोग को है ना कभी भी स्टडी अच्छे से बाइफरगेट करना चाहिए, ताकि कुछ भी पार्ट है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा ये बाकी है, ऐसा कुछ, ओके। क्योंकि अगर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स एंड थियरी ही सिर्फ किया तो एमसीक्यू नहीं करने के लिए टाइम मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इजी है वो पार्ट हम लोग को करके लेना चाहिए, बाद में हम लोग थियरी कर सकते हैं। क्योंकि थियरी में कैसा है ना, की पॉइंट्स अगर हम लोग को पता है तो हम लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो कुछ भी नहीं आएगा। एमसीक्यू को रीड ही नहीं किया है तो कुछ भी याद नहीं आएगा। सो इट इज़ बेटर टू डू इन दिस वे, ओके। नेक्स्ट है 1 month बिफोर द एग्ज़ाम यू शुड फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस पेपर्स, पास्ट पेपर्स, हार्ड न्यूमेरिकल्स एंड थियरी सब्जेक्ट, डोंट गो फॉर अ न्यू टॉपिक्स, ओके। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे ही करती थी। अभी एग्ज़ाम के पूरा 1 महीना पहले, मतलब 1 month बिफोर द एग्ज़ाम हम लोग को कितना प्रेशर रहता है हम लोग को पता है। तो वो टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। सी प्रैक्टिस पेपर जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, पास्ट पेपर जो रहता है वेबसाइट पे, वो हार्ड न्यूमेरिकल्स जो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क किया हुआ होता था, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं अगेन सॉल्व करती थी, ताकि वो अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए। एंड थियरी सब्जेक्ट मैंने बोला था कि थियरी सब्जेक्ट हम लोग लास्ट 1-2 मंथ्स में करते थे, तो 1-2 मंथ्स, ओके। तो थियरी सब्जेक्ट इधर आता है हम लोग का, लास्ट 1 month में थियरी सब्जेक्ट भी किया जाता था। तो वो टाइम पे ना क्या करना चाहिए, डोंट गो फॉर अ न्यू टॉपिक। फॉर एग्जांपल अगर कुछ टॉपिक ऐसा हम लोग ने स्किप किया है या फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि ये हम लोग लास्ट में रखेंगे, अगर टाइम बचा तो ही करेंगे, ऐसा कुछ है, मतलब जो बहुत ही हार्ड है, हम लोग ने ट्राई किया लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे टॉपिक हम लोग साइड में रखते हैं, हम सबको पता है। तो उसमें ना हम लोग बेसिक चीज़ें सब करते हैं, एडवांस जो भी सम्स रहते हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, जितना पॉसिबल है उतना। तो ऐसे अगर कुछ टॉपिक्स है ना, उसको हम लोग न्यू टॉपिक्स बोल रहे हैं, तो वैसे टॉपिक्स के ऊपर 1 महीना पहले एग्ज़ाम के 1 month बिफोर प्रेशर नहीं डालना है हम लोग को। अगर हम लोग वो टॉपिक लेके बैठ गए ना तो उसमें ही सारा टाइम चला जाएगा, प्रैक्टिस तो नहीं होगा, पास्ट पेपर्स भी नहीं होगा, हार्ड न्यूमेरिकल्स जो हम लोग को करना चाहिए वो भी नहीं होगा, और थियरी सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स में हम लोग उलझ जाते हैं। जो भी टॉपिक्स नया टॉपिक्स होता है न्यूमेरिकल्स, वो हार्ड रहता है, तो उसमें ही हम लोग का पूरा टाइम चला जाता है। सो थियरी भी नहीं होता है, तो इससे हम लोग का नुकसान होता है, क्योंकि वो कितना भी करो एग्ज़ाम में तो करेक्ट ज़्यादातर होता ही नहीं है हम लोग का करेक्ट। तो इसीलिए बेटर है कि डोंट गो फॉर अ न्यू टॉपिक्स बिफोर 1 month ऑफ द एग्ज़ाम। 1 month ऑफ द एग्ज़ाम मोस्टली हम लोग का रिवीजन का ही होना चाहिए और थियरी सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल सीए में फाइनल पेपर नंबर 17 में जो कंसोलिडेशन वाला टॉपिक है, वो मैंने जब वो वीडियो किया था हाउ टू स्टडी सीए में फाइनल पेपर नंबर 17, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक करो मेरे चैनल के, उसमें आपको समझेगा कि कंसोलिडेशन वाला टॉपिक मैंने बोला था कि लास्ट में रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे ही है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम लोग करेंगे, लेकिन 1 month बिफोर द एग्ज़ाम ऐसे कंसोलिडेशन वाले हार्ड टॉपिक लेके नहीं बैठना चाहिए, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। ये एक गोल्डन टाइम होता है 1 month बिफोर द एग्ज़ाम हमारे पास, उसमें डिसाइड होता है हम लोग का रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। सो ये जो टाइम होता है वो हम लोग को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और कभी भी स्टडी करते समय इंस्टीट्यूट का जो भी वेटेज दिया हुआ है वो वेटेज का यूज़ करके ही हम लोग को स्टडी करना चाहिए, सब्जेक्ट का स्टडी, ओके। जो टॉपिक्स हम लोग को अच्छा लग रहा है ऐसे हम लोग थिंकिंग करके नहीं करना चाहिए, वेटेज जिसका ज़्यादा है वही हम लोग को पहले करना चाहिए। सो ज़्यादातर मैंने वीडियोज़ ऐसे पोस्ट किए हैं हाउ टू स्टडी द पेपर्स फाइनल एंड इंटर, तो मेरा प्लेलिस्ट में आप लोग चाहिए तो चेक करो। तो
आई होप आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वेटेज के हिसाब से ही मैंने वो वीडियोस बनाया है, आप लोग चाहिए तो चेक करो प्लेलिस्ट में। अभी ये सारे पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। तो लास्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग को है ना पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। एग्ज़ाम के बारे में या फिर रिज़ल्ट के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए हम लोग का। सी अभी हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम में है तो कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम कभी कभी क्या होता है, पेपर कुछ हार्ड आते हैं, कुछ इजी लगते हैं हम लोग को, तो वो टाइम पे क्या होता है, अगर एक पेपर हम लोग का गया हार्ड और बाकी के सब ओके गए हैं या फिर इजी गए हैं, तो हम लोग वो हार्ड जो गए उसके बारे में निगेटिव सोचते रहते हैं, अरे उस पेपर में अगर मुझे 40 नहीं मिला तो मैं पास नहीं हो पाऊँगा, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग सबका रहता है। तो वो नहीं होना चाहिए, हम लोग है ना पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। यू शुड बी अ पॉजिटिव, ओके। जितना हम लोग पॉजिटिव रहेंगे उतना ही रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा चाहिए। तो आप लोग चेक करके देख लो, जितना हम लोग का थिंकिंग पॉजिटिव रहता है उतना हम लोग का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। तो कभी भी एक दो पेपर अगर हम लोग का हार्ड गया है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, अगर सोचते रहोगे तो आगे के पेपर्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। सो इट इज़ बेटर टू थिंक पॉजिटिव, ओके। जो होता है वो अच्छा ही होता है ऐसा सोचने का, तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा, ओके। सो इधर हम लोग का हाउ टू मैनेज थियरी, एमसीक्यू एंड प्रैक्टिकल सम्स, ये जो डिस्कशन है और जो अदर पॉइंट्स का डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।